હેલો સ્ટુડન્ટ 1 to 4 ચેપ્ટર પતાયા પછી આજે આપણે 5th ચેપ્ટર સાથે આવી ગયા છે और हिंदी और गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम सबको समझ आए वैसे एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो એના પહેલાંના જેટલા બી ચેપ્ટર છે એના એમસીક્યુ મેં ટેલિગ્રામ પર અપલોડ કર્યા છે, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો। આજે આપણે 5th ચેપ્ટર ચાલુ કરીએ। 5th ચેપ્ટર છે તમારો ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ એમ કોમર્સ। આના પહેલાં આપણે ઈ કોમર્સનું ચેપ્ટર કર્યું હતું, જેની અંદર જેને 4th ચેપ્ટર સારી રીતે સમજ્યું હશે તેને 5th ચેપ્ટર પણ સમજ આવશે। આની અંદર આપણે વાત કરીએ તો મોબાઈલ કોમર્સ, એમ કોમર્સનો મતલબ થાય મોબાઈલ કોમર્સ, જે આપણે જેમ કે ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ હતું 4th ચેપ્ટરમાં, એવી રીતે આની અંદર આપણે યુઝ કરીશું ફોન્સનો। રેડી? એની અંદર કોની યુઝ થશે, જેમ કે ઇન્ટરનેટ ઇનેબલ્ડ જે વાયરલેસ ડિવાઇસ છે, जिसके अंदर मोबाइल्स, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, ये सारी चीज़ों का मतलब इन शॉर्ट जो जितने भी पोर्टेबल मोबाइल डिवाइस होंगे वो एम कॉमर्स में हम लोग यूज़ करने वाले। ई कॉमर्स के अंदर हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते थे, जो हम लोग 4th चैप्टर में पढ़े। आफ्टर दैट एम कॉमर्स हमको प्रोवाइड करेगा एडवांटेज क्या, कि वो हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। बाय यूजिंग मोबाइल फ़ोन अ कंज्यूमर कंडक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन विदाउट फिक्स्ड एट कंप्यूटर और टर्मिनल। तो एक जगह हम लोग को बैठा नहीं रहना है फिजिकली, तुमको शॉप पे प्रेजेंट नहीं रहना होगा, तुम लोग सिर्फ अपने मोबाइल डिवाइस से कहीं से भी तुम्हारे इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखना है। उसके अंदर रियल टाइम ट्रांजेक्शन भी तुम लोग कर सकते हो मूव करने के टाइम पे। अभी मोबाइल फ़ोन्स जो है इंक्रीज हो चुके हैं डे बाई डे। देन हम लोग क्या क्या चीज़ें एम कॉमर्स में कर सकते हैं, एयरलाइन की टिकट्स, मूवी टिकट्स, बुक रिजर्वेशन, देन ऑनलाइन रेस्टोरेंट की बुकिंग, होटल की बुकिंग और स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आफ्टर दैट बैंक एंड अदर फाइनेंस जो चीज़ें वो भी हम लोग एम कॉमर्स के अंदर कर सकते हैं। कस्टमर अपने बैंक, स्टॉक, कोटास, ट्रांजेक्शन वो भी फ़ोन से कर पाएंगे। जो ये सारी सर्विस होती है इसको एम बैंकिंग बोलते हैं या मोबाइल बैंकिंग, ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर तुम लोग अपने डिवाइस से मोबाइल ब्रोकरेज सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, न्यूज़ चैनल्स देख सकते हो, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें तुम लोग कर सकते हो। बेनिफिट समझेंगे कि एम कॉमर्स है तो उसके हमको क्या बेनिफिट्स एक्चुअल में मिलते हैं ऑन पेपर, वो हम लोग रीड करेंगे। मोबाइल आर बीइंग यूज्ड एवरी डे, ठीक है, डेली बेसिस पे यूज़ होता है। और आज हम लोग कोई भी कॉल रिसीव करने के लिए भी फ़ोन यूज़ करते हैं। मोबाइल कंपनीज कमिंग अप विद द न्यू फीचर स्मार्टफोन विद ऑफर ऑफ कंज्यूमर इजी फ्लेक्सिबिलिटी सिक्योरिटी एट द सेम टाइम, इसलिए हम लोग एम कॉमर्स पे अब लोग शिफ्ट हो चुके हैं। देन जो हमारा काम है वो फास्टर हो चुका है, स्पीड बढ़ चुकी है। एंड देन डिज़ाइन और डेवलपमेंट जो कंपनीज ने वेबसाइट के लिए ऑप्टिमाइज किया, जो फ़ोन पे भी चल सकती है, पहले सिर्फ कंप्यूटर पे चलती थी, आफ्टर दैट वो फ़ोन पे भी वर्क करने लग गई है। इसके अंदर हम लोग वायरलेस नेटवर्क यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब इंटरनेट तुम यूज़ करोगे कार्ड्स और वाईफाई के थ्रू, और उसकी हेल्प से तुम लोग उसको यूज़ कर सकते हो। क्या करेगा यहाँ पे, एक हमको बेनिफिट्स की लिस्ट दी है, वो हम लोग को याद रखनी है। क्या प्रोवाइड करेगा यूज़र को, कुछ ही क्लिक्स के अंदर फ़ोन के अंदर यूज़र शॉपिंग करेगा, बैंकिंग, डाउनलोड फाइल्स करेगा, ठीक है। देन उसके अंदर वर्चुअली कहीं से भी किसी से भी कनेक्ट कर सकता है। कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, ठीक है, ऑर्डर का टाइम भी कम हो गया, पीसी लैपटॉप पे तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस कर सकते हो, ग्लोबल रीच 24/7। ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी ई कॉमर्स के अंदर कवर हो गए थे, अगर आपने वो चैप्टर सही से किया होगा तो आपको ये पता होगा। देन इन्फॉर्मेशन थ्रू फ़ोन पेमेंट भी कर सकते हो। एंड देन पर्सनल कंप्यूटर, उसके अंदर पहले पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ करते थे, अभी हम लोग फ़ोन का यूज़ करेंगे। उसके अंदर डिलीवरी टाइम, इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, या तो फिर गूगल मैप्स भी यूज़ कर सकते हो, इमरजेंसी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई नियर बाई हॉस्पिटल जानने के लिए, ठीक है। फिर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फिजिकल लोकेशन ऑफ हैंडल्ड डिवाइस, मतलब तुम्हारे जो फ़ोन की लोकेशन है वो हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और रिलेवेंट की लोकेशन बेस्ड सर्विस होती है, वो तुम्हारे फ़ोन की लोकेशन दिखाती है। आगे हम लोग लोकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। कस्टमाइज अलर्ट्स, जैसे अलार्म्स रखते हो, कोई डेट वाइज अलार्म रखते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग सेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट कनेक्टिविटी 3G, अभी तो 5G तक आ चुका है, पर हमारे बुक के अंदर 3G तक है, तो उतना हमको याद रखना है। फिर इन्फॉर्मेशन यूज़र तक रीच कर सकती है, इन्फॉर्मेशन लाइक फ्लाइट, ट्रेन, शेड्यूल, कैंसिलेशन, ये सारी रियल टाइम डिवाइस के अंदर तुम लोगों को मिल जाती है।
आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं कुछ लिमिटेशन की। अब लिमिटेशन कंपैरेटिवली कंप्यूटर से होगी, तो उस हिसाब से तुम लोगों को लिमिटेशंस याद रखनी है। तो जो यूज़ अभी जो फ़ोन यूज़ करेंगे उसके अंदर साइज स्क्रीन क्या होगी उसकी, लिमिटेड होगी, ये याद रखना है। फाइल ट्रांसफ़र जो वो स्लो हो जाएगा, एंड देन डिस्प्ले उसकी जो वीडियो की डिस्प्ले होगी वो कम होगी, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और फ़ोन स्क्रीन छोटी होती है। इतना तुम लोग को याद रखना है। देन यूज़र इंटरफेस जो होगा वो लेस कन्वीनियंट होगा पर्सनल कंप्यूटर से, क्योंकि वो ऑब्वियसली स्क्रीन छोटी है। उसके अंदर कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज मेमोरी ये सब कम होगा, ठीक है। लेस सिक्योर होगा कंपैरेटिवली वायर नेटवर्क से, ठीक है। लिमिटेड बैंडविड्थ मतलब नेटवर्क स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, और इसको एस्टैब्लिश करने के लिए हाई कॉस्ट लगेगी। इतने लिमिटेशंस है वो तुम लोग याद रखनी है। एप्लीकेशन जो सेम हम लोगों ने ई कॉमर्स के अंदर पढ़ी थी वही सारी आएगी, पर फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। इसके अंदर जो पहले वेबसाइट से मार्केटिंग हो रही थी वो मार्केटिंग सेम अभी फ़ोन कंपनीज मोबाइल से करेगी, जिसके अंदर मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, जिसके अंदर जो सारी कंपनीज क्या करेगी, जो ऑडियंस होगी उससे रीच करने के लिए इंटरनेट के थ्रू सारे जितने भी पोर्टल्स होंगे उसके ऊपर वो जो नियर बाई एक लोकेशन होगी उसके आसपास के जितने भी लोग होंगे उनको एड्स पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि सबके लोकेशन हम लोगों को पता होंगे, सारे फोन्स के लोकेशन पता होंगे। तो एक प्लेस के अंदर, लेट सपोज गोधरा के अंदर या बड़ौदा के अंदर कोई भी एक जगह पे हम लोगों को एक शॉप है, ठीक है, उसका मार्केटिंग करना है, तो हम लोग उसी स्पेसिफिक सिटी को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो वैसे हम लोग एड्स का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे मार्केटिंग हमारी हो जाएगी। मोबाइल टिकटिंग के अंदर हम लोग IRCTC की जो पेज है उसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ये IRCTC वेबसाइट जो है वो तुम लोग याद करनी है, और ये जो फुल फॉर्म है वो भी याद रखना है, MCQs में आता है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर है जो हम लोग ऑनलाइन भी ब्राउज़र में भी लॉगिन कर सकते हैं और अभी तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोग ट्रेन के टाइमिंग देख सकते हैं, ट्रेन नंबर देख सकते हैं, सिटी नंबर देख सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, देन कैंसिल करवा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिले होता है तो वो भी तुम लोग देख सकते हैं। आफ्टर दैट मोबाइल ऑक्शन, ई कॉमर्स के अंदर जैसे ऑक्शन की बात हुई थी वैसे ही हम लोग यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको हम लोग ऑनलाइन लिस्ट करेंगे। आफ्टर दैट उस पर हम लोग बिड कर सकते हैं, और जो हमारी बिड है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं, और लास्ट में बिडिंग प्रोसेस एंड होगी तो उसको हम लोग प्रोडक्ट को सेल कर देंगे। ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी 4 चैप्टर में कवर हो गए, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें। मोबाइल एंटरटेनमेंट, जैसे कंप्यूटर के अंदर हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते थे सॉन्ग्स, गेम्स, वीडियोस, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग डाउनलोड करके फ़ोन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो अभी नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम जैसी सॉफ्टवेयर जो हमको मूवी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, और फिर गेम्स भी हम लोग खेल सकते हैं और फ़ोन से ही हम लोग कर सकते हैं। आफ्टर दैट मोबाइल परचेज के अंदर हम लोग को फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल दिया है, जहाँ पे तुम लोग कैटेगरी वाइज तुम्हारे कोई भी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हो। उसके अंदर चूज़ करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट तुमको चाहिए वो तुम लोग देख सकते हो। आफ्टर दैट उसको ऐड टू कार्ट कर सकते हो, एड्रेस डालना है, समरी कर उसकी समरी देख सकते हो, और लास्ट में उसको पेमेंट करना है। आफ्टर दैट मोबाइल फाइनेंस सर्विस, अभी एक्चुअल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं मोबाइल सर्विस के। अभी तो मेनली तुम लोग जी पे एंड देन पेटीएम ये सारे सॉफ्टवेयर, फ़ोन पे ये सब यूज़ करते हो, पर हमारे बुक के अंदर जो हमको यू मोबाइल सॉफ्टवेयर दिया है वो हम लोग समझेंगे, जो यूनियन बैंक प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके अंदर तुम लोग बैंक रिलेटेड सारी जो फंड ट्रांसफ़र है, देन हिस्ट्री चेक करना है, देन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, देन योर बैंक की इन्फॉर्मेशन वो सारी देख सकते हो। यहाँ पे तुमको आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर से तुम लोग तुम्हारे बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफ़र, सर्विस रिक्वेस्ट, सेटअप, पिन चेंज कर सकते हो। ये सारी सर्विसेज तुम लोग ले सकते हो। मोबाइल सर्विसेज के अंदर नेक्स्ट, न्यूज़, स्टॉक मार्केट, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, रिकॉर्ड, ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन, ये सारी देख सकते हो। आफ्टर दैट तुम्हारे आता है लोकेशन एंड सर्च सर्विसेज, ठीक है। लोकेशन एंड सर्च सर्विसेज में मेनली जो तुम्हारे फ़ोन के अंदर जीपीएस इनेबल डिवाइस होते हैं, तो उसके हेल्प से तुम लोग जो आसपास की चीज़ है या कोई एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। एक एक करके समझते हैं क्या है एल कॉमर्स और लोकेशन बेस्ड सर्विस, वो हम लोग समझे। ओके, सो लोकेशन एंड सर्च सर्विस समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है वो हम लोग समझेंगे कि कंज्यूमर क्या करेगा, फ़ोन को बाई करना है, ठीक है, सर्टन प्राइस लिमिट और स्पेसिफिक इंटरेस्ट के अंदर उसको नियरेस्ट लोकेशन
ठीक है, नियरेस्ट लोकेशन के अंदर देख रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि वो लोकेशन के ऊपर वो सर्च करेगा और वो वहां पे तुमको लिस्ट ऑफ स्टोर नियर बाई, जो वो फोन तुमको वही स्पेसिफिक प्राइस लिमिट के अंदर मिलेगा, वो लोकेशन तुम लोगों को वहां पे बता सकता है। नोइंग द लोकेशन मोबाइल यूजर, जो उसको वेंडर प्रोवाइड करेगा और वो सर्विसेज बेस्ड उसको गूगल मैप के अंदर उसको लोकली जो ऑफर्स है, ठीक है, और वहाँ से ट्रैक करने के लिए वो वहाँ पे देख सकते हैं। मोबाइल डिवाइस कैन ऑल्सो बी यूज टू गेट डायरेक्शन इन पर्टिकुलर प्लेसेस, जैसे कि मूवी थिएटर, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें तुम लोग लोकेशन बेस्ड सर्विसेज से देख सकते हो। एल कॉमर्स लोकेशन बेस्ड सर्विस, जो तुम्हारे पीडीएस, सेल्यूलर फ़ोन और जो तुम्हारे पॉकेट पीसीज होते हैं उसके अंदर हम लोग एम कॉमर्स के अंदर एल कॉमर्स जैसे सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर लोकेशन से तुम लोग बायर और सेलर की इंफॉर्मेशन देख सकते हो। जहां लोकेशन ऑफ बायर एंड सेलर इज इंपॉर्टेंट टू द ट्रांजेक्शन, टुडे वेरियस लोकेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशन सर्विस आर इमर्जिंग, जैसे कि वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। दिस एप्लीकेशन कैन ट्रैक यूजर्स लोकेशन इन ऑर्डर टू डिलीवर द सर्विस प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोडक्ट, मतलब वो उसका मेन पर्पस क्या होगा कि वो जो लोकेशन है उसके एरिया के अंदर उसको सर्विस और जो प्रोडक्ट्स हो गए वो उसको डिलीवर करने के लिए हम लोग करेंगे। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड लोकेशन इंफॉर्मेशन फॉर द बिजनेस purpose is known as L-commerce. The technology used for geographical location of the mobile determines which application or appropriate based on the area. Geographical location मतलब जो एक एरिया होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसकी जियोग्राफिकल जो लोकेशन होती है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया होता है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। आफ्टर दैट इट इनेबल्स लॉग्स देयर लोकेशन, ट्रैक लोकेशन ऑफ अनदर पर्सन, फाइंड प्लेस सच एज बैंक एंड रेस्टोरेंट। ये चीज़ें तुम लोगों को याद रखनी है। अभी इसके अंदर सिग्नल्स यूज होते हैं फ्रॉम जीपीएस, ये याद रखना, मेनली जीपीएस से यूज होता है, पर सेल्यूलर और वाईफाई सोर्सेज भी यूज होते हैं। कब? जब जीपीएस वर्क नहीं करेगा तब। द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये फुल फॉर्म याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। वो तुम्हारे डिवाइस की एकदम परफेक्ट एक्यूरेट जो तुम्हारी लोकेशन है वो तुमको देगा। अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यू में आता है, याद रखना है, जहाँ पे जो सैटेलाइट्स होती हैं वो तुम्हारे जीपीएस ग्रुप ऑफ सैटेलाइट का यूज करेगी, जिसके अंदर तुम्हारे पॉइंट करने के लिए तुम्हारे डिवाइस को वो क्या करेगी, 500 मीटर की रेंज के अंदर एक ट्राइंगुलर शेप बनाएगी, ठीक है, 500 मीटर की रेंज में एक ट्राइंगुलर शेप बनाएगी, तो उसी के अंदर तुम्हारी लोकेशन जो होती है वो डिटरमाइंड होगी। अगर तुम्हारा जीपीएस सिग्नल वीक है, ब्लॉक्ड है, तो मोबाइल उसको सेल्यूलर टावर या वाईफाई हॉटस्पॉट से यूज करेगा। ये सिग्नल, ये याद रखना, दीज सिग्नल डू नॉट ब्रॉडकास्ट देयर ओन लोकेशन। वो क्या करती है, जो स्मार्टफोन के डेटाबेस होते हैं वहां से सोर्स लेती है। तो ये तुम लोग याद रखना, ये ट्विस्ट करके जो एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकते, ठीक है। और ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर 3 जो सैटेलाइट होते हैं वो यूज होते हैं, ये भी तुम लोग याद रखना है। यहाँ पे कुछ लोकेशन बेस जो सॉफ्टवेयर्स है रेस्टोरेंट्स ढूंढने के लिए, कैफ़ेज, बार्स एंड ये सारी चीज़ें ढूंढने के लिए हम लोग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि जीसी रोड इन अहमदाबाद, और वहाँ पे यूज़र एक रेस्टोरेंट को कैसे रीच करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की हुई। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये तो एक तो लोकेशन तुमको स्पेसिफिक जगह की बताएगा, देन उसके अंदर तुम लोग अपने जो नियर बाई है वो चीज़ें ढूंढ सकते हो, एंड देन उसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, कितना दूर डिस्टेंस होना चाहिए वो तुम लोग यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो, एंड देन उसका जो एक्चुअल मैप है, ठीक है, जो सिटी वाइज मैप है वो भी देख सकते हो। फिर आफ्टर दैट नेविगेट कर सकते हो वहाँ पे, एंड देन डिफरेंट वन प्लेस से, जैसे कि यहाँ पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए एक रूट जो क्रिएट होता है वो आप लोग देख सकते हो। लैंडिट्यूड और ऑन्डिट्यूड डाल के आप लोग लोकेशंस ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, वो एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ पे जो तुम्हारा ड्राइविंग डिस्टेंस वहाँ पे बताएगा कितना किलोमीटर्स है, कितना टाइम लगेगा, कहाँ से आपको कहाँ जाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड द डायरेक्टरी सर्विस, जो येलो पेजेस होते हैं वो यूज़र को
नियर बाय रेस्टोरेंट्स और ट्रैफिक अपडेट्स देते हैं, ठीक है। देन ट्रैफिक सर्विसेज, जिसके अंदर तुम लोग ऐसे ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, लोकेटिंग फ्रेंड, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड देन स्टोलन कार्स, चिल्ड्रंस, ठीक है, ट्रैकिंग चिल्ड्रंस, ये सारी चीज़ें तुम लोग कर सकते हो। इमरजेंसी सर्विसेज होती है जिसके अंदर मेडिकल, एम्बुलेंस एंड देन जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, पुलिस होती है, फायर ब्रिगेड होती है, ये सारी सर्विसेज को तुम लोग ट्रैक कर सकते हो। देन एड्स होते हैं जिसके अंदर मेनली जो टारगेटेड ऑडियंस को हम लोग एड्स दिखाते हैं। देन मैपिंग होती है जिसके अंदर जियोग्राफिकल मैप दिखाया जाता है, जैसे कि ये वाला जो है जिसके अंदर बिल्डिंग्स टाइप मैप्स होते हैं। देन नेविगेशन, जिसके अंदर तुम लोग एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आपके एल कॉमर्स के अंदर याद रखनी है। आफ्टर दैट सिक्योरिटी इशूज इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, मतलब दोनों चैप्टर्स का एक साथ ही इसके अंदर हम लोग समझने वाले हैं। तो ये वाला टॉपिक भी सही से देखना है। एल कॉमर्स के अंदर जो मेनली चीज़ें तुम लोग याद रखनी है वो जो होती है तुम्हारी की, एक तो रूट कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हम लोग, वो याद रखना है। एंड देन इमरजेंसी सर्विसेज, ये मेनली एग्जाम में आता है। देन जीपीएस के बारे में, जीपीएस कब यूज़ होता है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म याद रखना है। देन 500 मीटर के रेंज के अंदर वो ट्रैक करता है। अगर जीपीएस ब्लॉक हो चुका है तो क्या यूज़ होता है और वो कैसे यूज़ होता है वो याद रखना है। दैट इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। एंड नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग सिक्योरिटी इशूज़ की बात करेंगे। अभी इंटरनेट के ऊपर है ना बहुत सारे, एक तो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एक इंटरनेट बोलेंगे, ठीक है। अभी जो प्राइवेट कंप्यूटर होते हैं ना वो बहुत सारे थ्रेड्स, ठीक है, उससे पब्लिक नेटवर्क से हम लोग जब भी कनेक्टेड होते हैं तो बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। पर अभी इंटरनेट बिजनेस बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, पर उसके साथ रिस्क भी आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है। देन पर फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी ऑनलाइन जो परचेस है वो करने के टाइम पे तुम लोगों को क्रेडिट कार्ड नंबर, पर्सनल डिटेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को मर्चेंट के सर्वर पे सेव होती है। मर्चेंट सर्वर क्या करता है, वो इशूइंग बैंक या ऑथराइजिंग बैंक, जो भी, लेट सपोज मैं एक पेमेंट कर रहा हूँ ऑनलाइन बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू, तो वो पहले मर्चेंट के सर्वर पे जाएगी, वो सेंड करेगा, तुमको रीडायरेक्ट कर देगा बैंक के पेज पे, और वहाँ पे से तुम्हारा बैंक होगा। अभी ये जो मर्चेंट का सर्वर है वहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। अनऑथराइज यूजर में रीड क्रेडिट कार्ड नंबर ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है, और उसको बाद में वो यूज़ भी कर सकता है। तो ये सारी जो सिक्योरिटी के अंदर टॉपिक्स है वो हम लोग कवर। अभी जब कस्टमर ऑर्डर करेगा 10 आइटम्स, ठीक है, अभी यहाँ पे देखना है, ये ध्यान रखने जैसा है, और जो मर्चेंट है वो 100 आइटम्स का जो ऑर्डर है वो रिसीव होता है, तो ही वुड आस्क टू पे फॉर 100 आइटम्स। इसमें हो क्या रहा है कि तुमने 10 भेजे ऑर्डर, पर जब वेंडर के पास पहुंचेगा तो वो हो जाएगा 100, ठीक है। तो ऐसे जो मिसयूज करते हैं बीच में से जो हैकर्स होते हैं वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन को क्या कर देंगे, इन बिटवीन चेंज कर देते हैं। एन इंट्रूडर कैन स्टील एंड टेम्पर इंफॉर्मेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड वाइल सिटिंग ऑन हिज कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस होती है। आफ्टर दैट ई कॉमर्स, एम कॉमर्स के अंदर हम लोग ऑनलाइन डेटा, कस्टमर पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, उनकी बैंक डिटेल्स, ये सारी सेफ रखनी है। दे हैव टू अवेयर ऑफ फ्रॉड्स एंड टेकिंग प्लेस on a day. E-commerce deals with the payments such as online banking, electronic transaction using debit card, credit cards and many. Website have more security issues, more risk of being target than a normal website. ये दोनों जो वेबसाइट है ना उन पे टारगेट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स होती है, ठीक है। अब उसके अंदर कितने इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स जो जो कुछ रूल्स फॉलो करती है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्फिडेंशियलिटी। इट रिफर्स टू सीक्रेसी, ठीक है, ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट अनऑथराइज यूजर कैन नॉट रीड। मतलब जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन होती है वो अनऑथराइज यूजर, मतलब जिसके पास तुम्हारा आईडी, पासवर्ड, या मतलब जो तुमको जो दूसरा जो पर्सन है तुम्हारे सिवाय, उसको हम बोलेंगे अनऑथराइज यूजर। वो उसको चेंज कर सकता नहीं है या तो रीड कर सकता नहीं है। इट इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन विच ऑल मैसेज ट्रांसमिट आर
इनक्रिप्टेड मतलब उसको एक लैंग्वेज होती है क्रिप्टोग्राफी की, उसके अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो रिसीवर जो होता है वो वहाँ से उसको डिक्रिप्ट करके अप्रोप्रिएट की यूज़ करेगा। मतलब एक सेंडर के पास की होती है, एक जो रिसीवर होता है उसके पास की होती है, जो ये मैसेज जो होता है उसको डिक्रिप्ट करता है। दिस प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम प्राइवेट अटैक्स और इंश्योर द मैसेज इज नॉट रिवील्ड और लीक। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो तुम्हारे कॉन्फिडेंट जो मैसेजेस होते हैं या कोई भी डेटा होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी एक पर्सनल डिटेल होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करेगी तो वो लीक होगी नहीं। सेकेंड टॉपिक है इंटीग्रिटी। इट इंश्योर्स दैट इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी एक्सीडेंटली और मैनिपुलेटली अल्टर्ड और टेम्पर्ड। मतलब इन बिटवीन वो चेंज नहीं होगी। अगर रिसीवर ने वहाँ पे मैसेज सेंड किया तो वो सेंडर और रिसीवर के बीच के अंदर वो मैसेज जो होगा वो चेंज होगा नहीं, मतलब उसको हम लोग चेंज करेंगे नहीं। ठीक है। आफ्टर दैट ऑथराइजेशन, जहाँ पे जो एक ऑथेंटिक यूजर है वही उसका आईडी और पासवर्ड वो यूज करके वो उसको एक्सेस कर सकता है। फिर नॉन रेपुटेशन, उसके अंदर इट इंश्योर्स द सेंडर मैसेज कैन नॉट डिनाई दैट उसने मैसेज भेजा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो सेंडर ने इंफॉर्मेशन भेजी है वो डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने ये इंफॉर्मेशन भेजी है। उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं वो TTP, ये तुम लोग याद करना है, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। वो इंश्योर करता है कि जो इंफॉर्मेशन जो भेजी गई है वो यूजर से ही भेजी गई है। अभी कुछ इंटरनेट थ्रेट्स जो तुम लोगों को याद रखना है। सबसे पहले मैलिकुलस कोड। ये कोड क्या करता है, तुम्हारे कंप्यूटर और सिस्टम को डैमेज करेगा। ये कोड क्या करेगा, एक्टिव अपने आप हो जाएगा या वायरस बन जाएगा और यूजर के ऊपर जितने भी एक्शन है, जैसे कि क्लिक करेगा, कोई फाइल ओपन करेगा, अटैचमेंट ओपन करेगा और नेटवर्क को भी अफेक्ट करेगा। ईमेल्स के थ्रू सबकी इंफॉर्मेशन चोरी करेगा या तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन डिलीट भी कर सकता है। ये फर्स्ट थ्रेट है। आफ्टर दैट स्निफिंग। सेकंड, स्निफिंग क्या करेगा कि इंफॉर्मेशन होगी तुम्हारे इंटरनेट पे, उसके थ्रू कंप्यूटर और राउटर जो सेंडर और रिसीवर होगा उसके बीच के अंदर से तुम्हारी इंफॉर्मेशन चुराएगा। जैसे कि फ़ोन टैप कर सकता है या वायर टैप कर सकता है या तुम्हारी जो बातें वो सुन सकता है। इन बिटवीन ईमेल मैसेज, यूज़र लॉगिन, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये स्निफ कर सकता है। मतलब इन बिटवीन दो यूज़र के बीच में से चोरी कर सकता है। फिर डॉस अटैक है, डिनायल ऑफ सर्विस, जिसके अंदर अटैकर क्या करेगा, तुम्हारा मशीन, नेटवर्क, वेबसाइट या कुछ भी तुम्हारा इंटेंशनली तुम्हारी जो वेबसाइट है या तुम्हारे मशीन को डाउन करने की कोशिश करेगा, तुम्हारे कंप्यूटर कनेक्शन को डाउन करने की कोशिश करेगा। उसके अंदर यूज़र के कंप्यूटर और नेटवर्क कनेक्शन और साइट उसको ट्राई करेगा एक्सेस करने के लिए। और अटैकर क्या करेगा, वो यूज़र को ईमेल्स, वेबसाइट, ऑनलाइन अकाउंट लाइक बैंकिंग एंड सर्विस उसके ऊपर अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसमें होता कि यूज़र 100,000 मैसेज एक साथ तुम्हारे अकाउंट पे सेंड करेगा, जिससे ट्रैफिक प्रॉब्लम होगी और तुम्हारा नेटवर्क क्रैश हो जाए। आफ्टर दैट साइबर वैंडलिज्म, तो एक गुजराती माँ का ये तो जंगलियात। ठीक है, साइबर वैंडलिज्म इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिफेंसिंग एग्जिस्टिंग वेबसाइट पेज एंड अटैकर रिप्लेसेस वेबसाइट ओरिजिनल कंटेंट, खुद के कंटेंट से उसको रिप्लेस कर देगा। एंड देन वो क्या करेगा कि सेम उसकी प्रॉपर्टीज और उसके प्लेसिंग जो उसके फोटोग्राफ है उसको यूज करेगा और उसका मिसयूज करेगा जब उसके जो मेन कंटेंट है उसको चेंज करके या रिप्लेस करके या उसको फोटो को मॉर्फ करके, उसको हम लोग साइबर वैंडलिज्म बोलते हैं। आफ्टर दैट है स्पूफिंग। स्पूफिंग के अंदर क्या होता है कि एक इंसान प्रिटेंड करता है किसी और का होने का या तो किसी और वेबसाइट को फेक बनाने का। इसके अंदर अटैकर क्या करेगा, अज्यूम करेगा कि उसकी आइडेंटिटी एक दूसरे पर्सन की है और फिर वो उससे ट्रांजेक्शन करवा सकता है या तो फिर फेक वेबसाइट क्रिएट कर सकता है, उससे सबके इंफॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों से बचने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स हम लोगों को लेने हैं। सिक्योरिटी मेजर के अंदर सबसे पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है।
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो प्रोग्राम होता है जो एक्शन ले लेगा और जो वायरस है उसको क्या कर देगा, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, इन सबको डिलीट करेगा। टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर यू नीड गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मतलब जो चीप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो इजीली ये सारे जो वायरसेस हैं उनको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। द प्रॉब्लम्स एंड डैमेज दैट आर कॉज बाय द इन्फेक्शन and extremely wide. The infection may be simple as causing strange noise, pop-ups and another annoying things. इन सब से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डील करेगा। इट में डिलीट फाइल्स एंड स्लो द सिस्टम, हार्डवेयर को भी डैमेज कर सकता है और कंप्यूटर सिस्टम को भी। ऐसे ही जो इन्फेक्टेड वायरस होती है वो अटैच कर लेता है सारे प्रोग्राम से और धीरे धीरे तुम्हारा सिस्टम, वायरस नॉट ओनली रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, वो सिर्फ रेप्लिकेट नहीं करेगा, वो सब में कॉपीज़ बना लेगा और अपने तुम्हारे फ्रेंड्स को भी सेंड कर देगा, तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी सेंड कर देगा और उनके कॉन्टैक्ट्स में भी वो चला जाएगा। उसके अंदर वो फोटोज़, वीडियोस, क्लिप्स के साथ जो अटैच होके वो चला जाएगा और सबको ईमेल कर देगा या तो मैसेज सेंड कर देगा। इसके थ्रू जो वो लोग फिर जैसे उसको डाउनलोड करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर में और दूसरे के कंप्यूटर के अंदर भी जाएगा। इसको हार्म से हमको बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा एंड देन कंप्यूटर को हम लोग वो डिटेक्ट करेगा और वो उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तुम लोग बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मार्केट में से ले सकते हो, तुमको जो ऐसा लगे जो एकदम तुम लोगों को रेगुलरली अपडेट दे रहा है या एकदम बहुत सही से वर्क कर रहा है, तुम्हारा कंप्यूटर स्लो डाउन नहीं कर रहा, वैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तुम लोगों को खरीदने चाहिए। फायरवॉल्स मेनली बाहर के नेटवर्क से तुम्हारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो डॉस अटैक्स होते हैं, वो सारे अटैक से तुम्हारे मेन सर्वर को बचाने के लिए एक बीच में एक वॉल सी होती है जो तुम्हारे कंप्यूटर को या कंप्यूटर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेगी। क्या करते हैं बिजनेस जो अपनी वेबसाइट का कंट्रोल और नेटवर्क, इनसाइड आउट नेटवर्क, द मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क प्रोटेक्ट बैरियर बिटवीन कंपनी जो होती है तुम्हारी फायरवॉल। ठीक है, तो मेनली जो बाहर के नेटवर्क होंगे और अंदर के, उससे तुम्हारे जो वेबसाइट होगी या तुम्हारा डेटा होगा उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। क्या क्या प्रोटेक्शन देगी, एक तो ईमेल सर्विसेज दैट समटाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है, ये चीज़ों से उसको बताएगी। फिर अनडिजायरेबल मटेरियल जैसे फ़ोटो, वीडियोस जो लोकल सिस्टम में आ जाते हैं, किसी को एक्सेस नहीं करने देंगे तुम्हारे लोकल नेटवर्क से, इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी कंप्यूटर नेटवर्क से। फिर ट्रैफिक को भी ब्लॉक करेगी, जो जो फेक ट्रैफिक्स होती है, और फिर तुम्हारे नेटवर्क्स को भी कोई भी टाइप के अटैक से बताएगी। आफ्टर दैट डिजिटल सर्टिफिकेट, जैसे ऑफलाइन तुम्हारी एक आईडी होती है वैसे ऑनलाइन भी तुम्हारी एक डिजिटल सर्टिफिकेट होती है, जिससे तुम लोग तुम्हारे जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट्स जस्ट हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ठीक है, जैसे मैंने बताया रियल लाइफ के अंदर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं सिमिलर सा ये होता है। वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देन फ्रेंड्स देन उनको जो इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है वो उस आईडी के थ्रू भेजी जाती है। टीटीपी, थर्ड पार्टी, ठीक है, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, उसने वो क्रिएट किया है और सर्टिफिकेट को हम लोग सर्टिफिकेशन ऑथोरिटी मतलब सी है जो है, उसके अंदर तुम्हारा नेम, सीरियल नंबर एंड देन एक्सपायरी डेट और सर्टिफिकेट होल्डर की ये सारी इनक्रिप्टेड मैसेज के अंदर डिजिटल सिग्नेचर के अंदर तुम लोगों को ये मिलती है। ठीक है, आफ्टर दैट क्रिप्टोग्राफी जो हम लोगों ने आगे बात की है, इसके अंदर एक प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट, उसको हम साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एक सीक्रेट मैसेज जो सेंडर को पता है और रिसीवर को पता है। जब भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जब डेटा सेंड करते तब हम लोग ये यूज़ करते हैं। जो यूज़र है वो इनक्रिप्शन वाला डेटा भेजेगा। अ सीक्रेट की इज़ यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट अ मैसेज। उसके अंदर एक सीक्रेट की होगी जो एक यूज़र को ही पता होगी, मोस्टली इंटरनेट पे ट्रांजेक्शन करने के लिए या एटीएम्स के अंदर या ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर या ऐसी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सेंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हाउ आर यू मैसेज है, ठीक है, उसको प्लेन टेक्स्ट को हम लोगों ने साइफर टेक्स्ट में किया है, तो एच का हमने आई कर दिया, ओ का पी कर दिया, डब्ल्यू का एक्स, ए का बी कर दिया। तो वैसे
लेट सपोज ये की का एग्जाम्पल है, वैसे तुम अपनी की खुद भी बना सकते हो। तुम्हारे फ्रेंड्स मैसेज पहले तुम लोग एक की क्रिएट कर सकते हो और आफ्टर दैट वैसे तुम लोग बात करते हो। यहाँ पे एक प्रोटोकॉल भी यूज़ होता है SSL, ठीक है। SSL क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। ये जो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होती है, ठीक है, उसके अंदर डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पब्लिक नेटवर्क है वो SSL यूज़ होता है। उसके अंदर एक सिक्योर वेब ट्रांजेक्शन होता है इंटरनेट के ऊपर। और ये बनाया किसने? नेटस्केप ने। ये तुम लोगों को याद रखना है, एग्जाम में आता है, ठीक है। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के अंदर जो तुम्हारे SSL क्या होता है, इंक्रिप्टेड मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा, जिससे क्या होगा कि जो शॉपर्स के डिजिटल सर्टिफिकेट हैं और कस्टमर के होते हैं, वो कम्युनिकेट करने के टाइम पे वो चेक करता है कि वो वैलिड है कि नहीं है, और आफ्टर दैट वो सिक्योर साइट पे हम लोग वो पेमेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये साइट जो होती है सिक्योर, वो वेरी साइन वाली साइट होनी चाहिए। उसका जो वेरी साइन का मार्क होता है वो तुम्हारे वेबसाइट पे होना चाहिए। इसका मतलब है जो तुम्हारी लॉगिन स्क्रीन पे अगर वेरी साइन है तो मतलब वो वेबसाइट है वो सिक्योर्ड है बाय SSL, ठीक है। अब सिक्योर वेबसाइट के अंदर ये दो डिफरेंस होते हैं, एग्जाम में आता है, याद रखना है। HTTP और HTTPS, एस विच मीन्स द सिक्योर पार्ट। जैसे कि यहाँ पे SBI की वेबसाइट है HTTPS, ठीक है, ये तुम लोगों को याद रखना है। आफ्टर दैट लीगल इशूज इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। अब जैसे लॉज ऑफलाइन मार्केट में वर्क करते हैं और रियल लाइफ में वर्क करते हैं, वैसे ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में भी कुछ ऐसी चीज़ है जो हम लोग नहीं कर सकते और उसके ऊपर IT एक्ट्स या IT लॉज लगते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सारे बिजनेस के अंदर कुछ रिस्क होते हैं, ठीक है, और कुछ लीगल चैलेंजेस होते हैं जो तुम लोगों को सारे नेशन के अंदर, नेशन बाउंड्रीज के जितने भी रूल्स होते हैं और रेगुलेशन होते हैं वो तुम लोगों को फॉलो करने होते हैं, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, देन कॉपीराइट, प्राइवेसी और ये सारी चीज़ें होती है जो तुम लोगों को याद रखनी है। ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टाब्लिश की है, जिसके अंदर IT लॉज एंड IT एक्ट के अंडर जो सारा चीज़, कौन सी चीज़ है वो हम लोग, जो दो पार्टीज़ होती है, ठीक है, उसके बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए ये लॉज होते हैं। अभी उसके अंदर क्या क्या है वो हम लोग सारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर, म्यूज़िक, वीडियो, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें कैसे ये इश्यूज उनके सॉल्व आउट होते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कॉपीराइट। कॉपीराइट के अंदर जो भी वर्क किसी ने ओरिजिनल वर्क किया है, ठीक है, उसके सिवाय किसी और के पास परमिशन नहीं होती, ठीक है। अब ये बुक्स पे अप्लाई होता है, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स, आर्टिकल और जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता विदाउट परमिशन, ठीक है। अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, और मैं उसके राइट्स किसी को नहीं दूंगा, तो वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर देता हूँ तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो मेरा जो राइट है, जो कॉपीराइट है, वो किसी और को दे नहीं सकते। तो बोलेंगे हम कॉपीराइट। देन होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक स्पेसिफिक लोगो, मार्क या वर्ड डिज़ाइन होता है, ठीक है, वो एक ही कंपनी यूज़ कर सकती है और उसके सिवाय उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। ये 3 सिंबल है जो याद रखने हैं जो उसके लिए यूज़। देन डोमेन नेम। डोमेन नेम है तुम्हारा वेबसाइट का नेम होता है या एक कंपनी का नेम होता है, ठीक है। वो डोमेन नेम तुम्हारे सिवाय कोई और यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें जो नेम्स होते हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, जिसने फर्स्ट नेम ट्रेडमार्क करवा लिया या वो डोमेन नेम ले लिया तो उसको वो मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो डोमेन नेम है, अभी इसके अंदर क्या होता है कि पीपल क्या करते हैं, डोमेन नेम रजिस्टर करवा लेते हैं, ठीक है, उनका यूज़ नहीं होता, फिर वो डोमेन नेम क्या करते हैं, कंपनी इसको हायर प्राइस के अंदर बेचते हैं। इसको हम साइबर स्क्वाटिंग बोलते हैं। ये तुम लोग याद रखना है, MCQs में आता है हर बार, ठीक है। फिर अनदर प्रॉब्लम इज नेम चेंजिंग वेर द समवन रजिस्टर, और फिर किसी और को वो डोमेन नेम सेम यूज होता है। दिस कैन मिसयूज द कंज्यूमर हु जनरली मेक टाइपोग्राफी एरर वाइल एंटरिंग द URL। मतलब ये सेम नेम, एकदम सिमिलर नेम होता है, जैसे कि एक डोमेन है, लेट सपोज डोमेन, ठीक है, डोमेन का किसी ने डोमेन ले लिया है, अब कोई होगा डोमेन S, ठीक है, तो वो सारी टाइपोग्राफिकल जो मिस्टेक्स होती है उसके अंदर वो होता है। फिर आते तुम्हारा स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी के अंदर
जो प्रोसेस होती है वो इंफॉर्मेशन हाइडिंग की होती है कोई एक इंफॉर्मेशन के अंदर। इसमें होता क्या है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोटेक्ट, जो अगर वो प्रोटेक्ट ना कर पाए, जो भी मिलिकुलस पर्पज से अगर यूज़ हुई है, तो वो क्या करता है, इट वर्क्स रिप्लेसिंग अनसेंट डेटा इन कंप्यूटर फाइल सच एज इमेज साउंड एंड इनविजिबल इंफॉर्मेशन। दिस हिडन इंफॉर्मेशन कैन बी प्लेन टेक्स्ट, साइपर टेक्स्ट, इवन इमेज। तो इससे तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम दूसरी इन्फॉर्मेशन के अंदर हाइड कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं इंटरनेट पे जिसके अंदर तुम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हो। डिजिटल वाटर मार्किंग, सबसे ज़्यादा तुम्हारे जो काम है, तुम्हारा कंटेंट है उसको बचाने के लिए, उस पर एक तुम्हारा लोगो डालने के लिए हम लोग डिजिटल वाटर मार्किंग मेनली यूज़ करते हैं, जिससे तुम्हारी जो कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन वो तुम्हारा रिजर्व होती है। एक कोड होता है, ठीक है, एक कोड होता है जो तुम्हारे ऑडियो वीडियो और उसके अंदर एक एज अ कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन वो होती है। इट अलाउज हाइडिंग इन्फॉर्मेशन टोटली इनविजिबल मैनर। अर्लियर आर्टिस्ट यूज क्रिएटिवली साइन इन दर पेंटिंग ब्रश, और मतलब इन शॉर्ट पहले वो साइंस का यूज करते थे, पर अभी वो डिजिटल वाटर मार्किंग का यूज करते हैं, जिससे जो एक कोड होता है वो हेल्प करता है कि हाँ ये काम जो है वो आपके पास इसका कॉपीराइट है एंड कोई और उसको चुरा नहीं सकता। डिजिटल ऑडियो वीडियो MP3 ये सारे के अंदर ये यूज़ होता है। कॉपीराइट उसको प्रोटेक्शन देता है, जो वाटरमार्क होता है तुम्हारा, जो एक सर्टिफाइड आइडेंटिटी नंबर के साथ आता है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, और वो वहाँ पे तुम लोग उससे स्कैन करने के बाद उसको पता कर सकते हो कि वो किसने बनाया है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर आता है GIMP, जिससे तुम लोग ये जो वाटरमार्क है वो वहाँ पे डाल सकते हो। आफ्टर दैट पेमेंट्स इन E-कॉमर्स एंड M-कॉमर्स। सबसे पहले उसके अंदर आते हैं पेमेंट्स। कार्ड, कार्ड के अंदर तुम्हारा सबसे फर्स्ट होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड हम सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे यूज़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड जो कस्टमर को बैंक से इशू होता है, जो बैंक प्रोवाइड करती है, और वो क्रेडिट कार्ड से फाइनेंशियल जो जितने भी एक लिमिट दे देते, जैसे कि 10,000, ठीक, क्रेडिट कार्ड के अंदर 10,000 देता है, 10,000 तुम लोग यूज़ कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड के अंदर तुम मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड्स, तुम्हारे जो इनकम लेवल है और क्रेडिट लिमिट है उस हिसाब से तुमको वो मिलता है। क्रेडिट कार्ड तुम्हारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है, ठीक है, उससे तुम लोग ऑनलाइन मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हो। आफ्टर दैट वो नेक्स्ट जो तुम्हारा डेट होती है तब तुम्हारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, ओपन मर्चेंट अकाउंट विद द बैंक नोन एज एक्वायरिंग बैंक which provide service online authorization and payment process. Authorization is a process of verifying whether the card is active or not. उसके अंदर लिमिट्स भी होती है जिससे हम वेरीफाई परचेज भी कर सकते हैं, उससे कोई भी आइटम बाई कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर बाय द एंड ऑफ मंथ वो तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट। क्रेडिट कार्ड जो इंटरनेट पे जो मर्चेंट की वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे, इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, एंड देन वहाँ पे तुम लोग जो भी ट्रांजेक्शन है वो वहाँ पे कर सकते हो। कस्टमर जो क्रेडिट कार्ड है उसके पास एक मर्चेंट चाहिए जो एक्सेप्ट करता हो, और इशूइंग बैंक होनी चाहिए, एक्वायरिंग बैंक होनी चाहिए। अभी इशूइंग बैंक क्या होता है, एक्वायरिंग बैंक क्या होता है, वो एक्सप्लेन करता हूँ। इशूइंग बैंक जो क्रेडिट कार्ड ग्रांट करती है और पेमेंट करती है मर्चेंट को, ठीक है, और बैंक कलेक्ट करेगी कस्टमर से। एक्वायरिंग बैंक जो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो इस्टेब्लिश्ड है अकाउंट के साथ, ठीक है, वैलिडेट अकाउंट के साथ, मतलब जिसका अकाउंट होल्डर की जो लिमिट सेट करती है वो तुम्हारी एक्वायरिंग बैंक होती है। इसके अंदर 2 एंटिटीज ऑनलाइन पेमेंट के अंदर रोल प्ले करती है, ठीक है, इसमें गेटवे होता है और प्रोसेसर। पेमेंट गेटवे आर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी लाइक पेपाल, और ये सारी जो सर्विसेज है वो पेपाल जैसे हमारे इंडिया के अंदर जैसे पेटीएम है, वैसे बाहर हम लोग पेपाल का यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो पार्टीज़ होती है वो ऑथराइज पेमेंट एक सिक्योर मैनर के अंदर करती है, और डेटा सेंटर क्या क्रेडिट कार्ड जैसे उससे लिंक्ड होते हैं और उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड ऑन द इंटरनेट डिवाइड इन 2 पार्टीज ऑथराइजिंग एंड सेटलमेंट। इसके अंदर जो कस्टमर होता है वो क्या करेगा, चेकआउट करेगा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे ट्रांजेक्शन करेगा, डिटेल करेगा, और वहाँ पे पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा। पेमेंट गेटवे क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन पास करेगा इशूइंग बैंक को, और देन उसके वेरिफिकेशन के बाद इशूइंग बैंक सेंड करेगा उसका स्टेटस, जैसे कि उसका ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, वो पेमेंट गेटवे के अंदर। फाइनली पेमेंट गेटवे क्या करेगा, रिजल्ट सेंड करेगा मर्चेंट वेबसाइट को,
कि पेमेंट एक्सेप्ट हुआ है और देन उसके बाद उसका सेटलमेंट। ड्यूरिंग द सेटलमेंट और द पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग, ये सारी जो स्टेप्स है वो फॉलो होते हैं। सबसे पहले मर्चेंट सेंड करेगा ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसर सेंड करेगा पेमेंट डिटेल टू इशूइंग बैंक, ठीक है। और वो पेमेंट डिटेल्स अक्वायरिंग बैंक को सेंड करेगा। तो अक्वायरिंग बैंक क्या करेगा, क्रेडिट अमाउंट मर्चेंट अकाउंट के अंदर डाल देगा। फिर इशूइंग बैंक उसके अंदर इंक्लूड करेगा क्या, चार्जेस सेंड, वो सारे बिल्स जो होता है वो बिलिंग पीरियड के टाइम पे वो पे कर देगा। मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनी यूज सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, SET, ठीक है, ये तुम लोग याद रखना है। एडवांटेज क्या होता है कि तुम लोग कैरी नहीं करना पड़ता है कैश, और कस्टमर कहीं से भी प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन सब पे कर सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर। और तुम्हारे अकाउंट के अंदर कैश ना हो या पेमेंट ना हो तो उसके लिए वो क्रेडिट यूज़ करने का तुम लोग काम आएगा। लिमिटेशन, स्मॉल और लार्ज पेमेंट नहीं कर सकते, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, ठीक है। कार्ड्स की लिमिट भी हो सकती है, और कस्टमर क्या ओवर स्पेंड भी कर देता है, और उसके अंदर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड चोरी होने के भी चांसेस है। ये सारी लिमिटेशन है। आफ्टर डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक जैसे ही दिखते हैं, पर उसके अंदर जो तुम्हारा डेबिट कार्ड होता है तुम्हारे बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होता है, तुम्हारे बैंक से डायरेक्ट वो अमाउंट डिडक्ट करेगा जितना भी तुम्हारे बैंक के अंदर होगा, और आफ्टर दैट आप वो परचेस कर सकते। फिर आता है स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड भी तुम्हारे सेम होता है। अब स्मार्ट कार्ड क्या होता है, उसके अंदर एक माइक्रोचिप होता है, ठीक है। और वो क्या करेगा, यूज़र की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस और ये प्राइवेट कीज, वो 100 आइटम से भी ज़्यादा स्टोर कर सकता है। सारी तुम्हारी डिटेल्स जो होती है उसके अंदर सेव होती है। कार्ड रीडर होते हैं जो उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। पीसी के अंदर तुम लोग उसको रीड करवा सकते हो। स्मार्ट कार्ड यूज़ कहाँ होते हैं, US, यूरोप और ये सारी एशियन पार्ट्स ऑफ कंट्री के अंदर यूज़ होते हैं, हमारे पास यूज़ होते हैं। उसके अंदर तुम्हारे जो फैमिली विजिटेड डॉक्टर, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर, मेडिकल हिस्ट्री, ये सारे भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर सेव होती है। फिर है तुम्हारा चार्ज कार्ड, जैसे कि आपने अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड जैसे चार्ज कार्ड होते हैं, उसके अंदर कोई भी कार्ड लिमिट होती नहीं है, और उसके अंदर तुम जितना चाहो उतना स्पेंड कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी स्पेंडिंग लिमिट होती नहीं है। आफ्टर दैट जो टोटल अमाउंट होता है वो तुमको लास्ट में उसको पे करना होता है। फिर होती है नेट बैंकिंग। रेगुलर लाइफ के अंदर हम लोग ऑलरेडी नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, जो तुम्हारी बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हो या वेबसाइट होती है उसके अंदर यूज़ करने के लिए तुम लोगों को काम आते हैं। उसके अंदर इंटरनेट का यूज़ करके हम लोग ऑनलाइन परचेसेस कर सकते हैं, ठीक है, E-कॉमर्स और M-कॉमर्स के अंदर। देन उसके अंदर तुम्हारे को कार्ड डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जो बैंक होती है उसके हिसाब से उसके ID पासवर्ड डाल के तुम लोग तुम्हारे बैंक सिलेक्ट करने के बाद तुम्हारे बैंक की वेबसाइट जो होती है उस पर लॉगिन करने के बाद उसका नंबर एंड पासवर्ड डाल के आप उसमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र तुम्हारे मर्चेंट को कर सकते हो। इंडियन रेलवे तुमको ऑनलाइन टिकट बाई करने के लिए प्रोवाइड करती है। ऑलरेडी हम लोग E-कॉमर्स में ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसके अंदर तुमको E-कॉपी मिलती है टिकट की और तुम नेट बैंकिंग के से उसका पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, EFT, जो मेनली जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सैलरीज आउट करने के लिए EFT का यूज़ करती है, जिसके अंदर जो पैसा होता है एक अकाउंट से अनदर अकाउंट में सेफ, सिक्योर और लेस एक्सपेंसिव के साथ हो जाता है। EFT ट्रांजेक्शन हम लोग वेरियस बैंक अराउंड द वर्ल्ड पेमेंट, ट्यूशन फी, ATM डिपॉजिट, एम्प्लॉय सैलरीज, मंथली बैंक अकाउंट एंड डिडक्शन फॉर मैनी मोर, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग EFT यूज़ करते हैं। बिल इसके अंदर ऑनलाइन बिलिंग भी अभी ग्रोइंग हो रहा है। बेनिफिट है कि एडमिनिस्ट्रेशन रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती, सॉरी डिक्रीज हो जाती है, एंड इफिशिएंसी इससे बढ़ जाती है। और मेनली ये क्या है, सिक्योर है, इसलिए सारे जो कंपनीज होती है वो बिल सेंड करने के लिए भी ये करते हैं। E-वॉलेट्स, पर्टिकुलर कोई भी एक सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर जो वॉलेट होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग E-वॉलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज एक मामाअर्थ का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर अगर आपको कोई कैशबैक मिलेगा तो वो आपको वॉलेट के अंदर मिलेगा। वैसे ही सारे सॉफ्टवेयर हम लोग E-वॉलेट प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर तुम लोग कैशबैक एंड उसके जो करेंसी है, जो वॉलेट की करेंसी है वो वहाँ पे तुम लोग सेव कर सकते हो। उसके अंदर तुम लोगों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पैसे वहाँ पे डालने पड़ते हैं। डालने के बाद वहीं से आप उसको यूज़ कर सकते हो। IRCTC का भी खुद का एक E-वॉलेट है, ठीक है, तो वो E-वॉलेट करेंसी के अंदर से तुम लोग जो तुम्हारा पेमेंट है वो कर सकते हो। उसके बाद है रुपे कार्ड,
रुपे कार्ड के अंदर वो दो टर्म से बना है, एक तो रूपी एंड पेमेंट, ठीक है। ये कार्ड क्या होता है, मैकेनिज्म होता है जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये एग्जाम में आता है तो आप याद रखना है। देयर इज नो डोमेस्टिक कार्ड इंडियन बैंक्स हैव टाई विद द मास्टर एंड वीसा कार्ड कनेक्टेड a card holder and merchant issuing bank around the globe. Mastercard and Visa card are the world leader in the payment transaction, all processed through them. Even the transaction using the credit card and debit card using domestic bank route through their network and switch with the outside country. Short, जो हमारा ग्लोबल पेमेंट है वो ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। रुपे कार्ड के अंदर ट्रांजेक्शन के लिए तुम लोग विद इन इंडिया प्रोसेस कर सकते हो। जो तुम्हारे कॉस्ट होता है उसका, वो जो सेटलमेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके अंदर बेनिफिट्स भी होता है, जैसे कि जो पेमेंट ट्रांजेक्शन एक जगह से तुम लोगों ने दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र करते हो तो उसका जो कॉस्टिंग है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये चैप्टर में इतना ही था। हम लोग जो इसके जितने भी MCQs हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, एंड देन आफ्टर दैट आप उसको रीड कर सकते हो और एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक के अंदर 2-4 टॉपिक्स इंक्लूड नहीं है, तो मैं वो टेलीग्राम के ऊपर उसकी PDF शेयर कर दूंगा, वो वहाँ से आप उसको देख सकते हो।